नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स में 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, अब तक जो कुछ आपको पढ़ाया, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया ना हो। अतः दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़े। तो चलो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ परिभाषाएं, जैसे बल यानी फोर्स की परिभाषा। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है? किसी वस्तु पर, आमतौर पर कह देते हैं किसी वस्तु पर बल लगा दिया है, या कोई वस्तु उठा लिया, कोई वस्तु चला दी, तो बल एक प्रकार का धक्का होता है, या खिंचाव होता है, या बाहरी कारक होता है। बल एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो किसी विराम अवस्था को गति की अवस्था या गति की अवस्था से विराम की अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। जैसे मान लिया ये कोई साइकिल है, ये साइकिल जब तक विराम अवस्था यानी रेस्ट अवस्था में खड़ी रहेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी बल लगाकर इसे चलाया ना जाए। और जब ये चल पड़ेगी तो कहा जाएगा कि ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक लगाने यानी कि बल लगाना, ब्रेक लगाना यानी बल लगाना, बल लगाने से यह रुक जाएगी, तो यह कहा जाएगा कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी विराम अवस्था को, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति की अवस्था तथा गति की अवस्था को विराम अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। इसका एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, तथा सीजीएस पद्धति, दोस्तों सभी पद्धति आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगर आपको पद्धति पढ़नी है तो पिछले वीडियो को देखें। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है, डाइन होता है। एक डाइन बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर होता है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका मात्रक डाइन होता है। इसका एक अन्य मात्रक और होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों जब न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया और ये बल की परिभाषा कहां से आई। तो बल क्या होता है? एक प्रकार का धक्का होता है जो किसी विराम अवस्था को, किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति की अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या गति की अवस्था से उसे विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। नंबर 2, जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है या करता है, जड़त्व कहलाता है। मान लिया है साइकिल पर भारी बल लगाया तो ये चल पड़ी, तो जो जड़त्व कहता है कि भाई मुझे विराम अवस्था में ही रहने दो, मुझे चलाया ही क्यों, यानी कि मेरी अवस्था में परिवर्तन ही क्यों किया। अगर ये चल पड़ी और फिर इस पर बल यानी ब्रेक लगा दिए तो क्या होगा? ये रुक जाएगी। तो फिर ये साइकिल यानी कि वस्तु कहेगी कि भाई मुझे रोका क्यों, मुझे चले ही रहने देते, यानी कि अवस्था, जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, जड़त्व की माप निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके
द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लिया ये कोई पत्थर है 5 किलो का, तो इस पर 5 किलो के हिसाब से ही बल लगाया जाएगा। यदि ये पत्थर 50 किलो का है तो इस पे 50 किलो के हिसाब से ही बल लगाया जाएगा। यानी कि इस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पर उतना ही अधिक बल लगाया जाएगा उसे गति की अवस्था में लाने के लिए। यदि वो गति की अवस्था में है और उसका द्रव्यमान भारी है या ज्यादा भार का कोई पत्थर है तो उसे रोकने के लिए उतना ही द्रव्यमान का बल लगाया जाएगा। तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व द्रव्यमान, किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि उस वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होता है। जड़त्व तथा जड़त्व का नियम गैलीली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह वही वैज्ञानिक है गैलीलियो जिन्होंने दूरदर्शी यानी दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किया तथा गति के नियम दिए, गति की समीकरण दिए। गति के नियम तो न्यूटन साहब ने दिए थे, गति की समीकरण दी। तो दोस्तों जड़त्व क्या होता है? द्रव्यमान की माप होता है। अब गति की समीकरणें, रेलवे में अक्सर गति की समीकरणें पूछ लेता है। गति की समीकरणें किसने दी? गैलीलियो ने। गति की समीकरण। कंडीशन नंबर 1, यदि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, यदि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तथा चली गई दूरी s है, तो गति की समीकरण नंबर 1 होगी v बराबर u प्लस का a t। दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस का 1/2 at स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। जहां s चली गई दूरी है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, a वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है तथा t टाइम यानी समय है। तो v किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी होगा, u किसी वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी होगा, v लास्ट वेलोसिटी होगा, a एक्सेलरेशन होगा और t समय होगा। यह तो तब है जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हो। अब कंडीशन नंबर 2, यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो, तथा
ऊंचाई तथा जिस वस्तु की ऊंचाई h हो या ऊंचाई h होगा तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा यानी कि g। तो इसमें क्या, क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, किसी वस्तु को जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तथा जो वेग में परिवर्तन होता है, नीचे से ऊपर फेंकना, वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकना, त्वरण पिछली वीडियो में पढ़े, आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो यहां समझते हैं गुरुत्व त्वरण जी, या गुरुत्व त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें एक गुरुत्व त्वरण जी उत्पन्न हो जाता है। तो इस हिसाब से कंडीशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 V बराबर U प्लस का GT, नंबर 2 H बराबर UT प्लस का 1/2 GT स्क्वायर, और नंबर 3 V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस का 2GH, जहां भी लास्ट वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग है, U इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग है, G गुरुत्वीय त्वरण है, T टाइम है। तो ये होगी गति की समीकरणें जो गैलीलियो साहब ने दी है। इन्होंने दूरबीन की खोज की। अब सवाल है दूरबीन का। सबसे पहले दूरबीन की खोज, एक दूरबीन थी परावर्तक दूरबीन या दूरदर्शी। इसकी खोज न्यूटन साहब ने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने, जबकि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। तो ये हो गया। अब गति यानी मोशन, नंबर 1 वृत्तीय गति। सर्कुलेशन मोशन, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। नंबर 2 कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। किसी वृत्तीय मार्ग पर, यह कोई वृत्तीय मार्ग, इस पर यह कोई कण P या कोई वस्तु P गति कर रही है, तो ये जो वृत्त से, ये इसका आधार तल होगा, ये इसका ओरिजिन होगा यानी कि केंद्र होगा। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है तो वृत्त से आधार तल को मिलाने वाली रेखा जितने कोण घूम जाती है उसे उस वस्तु का एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। मान लिया कोण थीटा घूम जाती है, ये पॉइंट S है। वृत्ताकार मार्ग पर गति करता कोई कण वृत्त से केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूम जाती है उसे कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। ऐसे समझिए, ये आधार तल होगा, ये वर्टिकल साइड होगी यानी कि लंबवत PS पॉइंट हो गए, यानी कि इसकी दिशा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ये इसकी दिशा तल के लंबवत होती है, इसकी दिशा तल के लंबवत होती है। एंगुलर वेलोसिटी की दिशा कोणीय वेग
की दिशा तल के लंबवत यानी वर्टिकल होती है। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है तथा एक कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का। फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहले वीडियो में देखे जाकर, फंडामेंटल क्वांटिटी में समतल कोण का मात्रक रेडियन है, जबकि सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन है। तो कोण समतल कोण है यहाँ पे, ये समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन तथा समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन प्रति सेकंड हो गया। तो ये होगा कोणीय वेग। अब पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे सरल रेखा गति यानी कि लीनियर मोशन कहते हैं। यदि गति दिशा के अनुदिश यानी कि एक ही दिशा में, न कि विपरीत दिशा में, अगर इधर को आ रही है तो इधर को जाएगी और इधर को जा रही है तो इधर को ही जाएगी, तो ये जो गति, जो दिशा के अनुदिश गति हो रही, उसे एक विमीय गति, एक विमीय गति या एक दिशीय गति, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम एक विमीय गति पर आधारित है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 1995 या कुछ ऐसा ये सन है, उसमें पूछा गया कि न्यूटन के नियम निम्नलिखित में से कौन सी गति पर आधारित है? द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति या एक विमीय गति पर आधारित है? तो इसका आंसर है एक विमीय यानी कि वन डायमेंशनल मोशन पर आधारित है एक विमीय गति। एक सरल रेखीय गति यानी कि एक दिशीय गति कहां से काम आती है? जैसे ट्रेन का सीधी पटरी पर चलना, बस का सड़क पर चलना, एक दिशा में बस का सड़क पर चलना, किसी समतल पर लुढ़कती गेंद की गति, ये सब एक रेखीय गति होती है, यानी कि जो एक ही दिशा में होती है उसे एक रेखीय गति कहा जाता है। अब घूर्णन गति या रोटेटरी गति। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष या धुरी के परितः घूमती है, मान लिया ये कोई वस्तु है, मान लिया ये कोई वृत्तीय मार्ग है और इस पर ये कोई वस्तु है, ये वस्तु का केंद्र होगा। जब ये किसी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो ऐसी वस्तु को घूर्णन गति कहते हैं। या ऐसे समझिए, जब कोई वस्तु अपने एक्सिस या धुरी के सापेक्ष गोल गोल घूमती है तो उसे घूर्णन गति यानी कि रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना,
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन गति दैनिक जीवन में कैसे देखी जाती है? जैसे दिन और रात का होना। दिन और रात जो होती है वह घूर्णन गति के कारण होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी से एक बल कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु के मार्ग यानी कि हवा के मार्ग परिवर्तित होते हैं और समुद्र की धाराएं भी परिवर्तित होती है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो किसी एक ध्रुव पर रात होगी और किसी दूसरे ध्रुव पर दिन होगा, यानी कि दिन और रात, या तो उत्तरी ध्रुव पर दिन दिन होगा या फिर दक्षिण ध्रुव पर रात रात होगी। तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे किसी रस्सी के दूसरे छोर पर पत्थर को बांधकर घुमाने से घूर्णन का करना, यानी कि रस्सी का जो एक्सिस है और इस पर कोई पत्थर बांध दिया तो इस अक्ष के परितः जो घूमती है उसका घूर्णन करना। ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। कंपनीय गति या वाइब्रेटरी गति, कंपनीय गति या वाइब्रेटरी गति। जब कोई वस्तु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में गति करती है, इधर उधर गति करती है, किन्हीं दो बिंदु के बीच में इधर उधर गति करती है, तो ऐसी गति को कंपनीय गति कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न होने वाली गति, जैसे स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न गति। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? कंपनीय गति कहलाती है। नंबर 2, दोलन गति या पेंडुलम गति या ऑक्जिलेटरी गति। यदि कोई वस्तु किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच में इधर उधर गति करती है तो ऐसी गति को पेंडुलम गति या दोलन गति कहते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। जैसे ये कोई घड़ी है और ये कोई पेंडुलम है, तो ये जो दो बिंदु हो गए, ये पेंडुलम कभी तो इस बिंदु पर आएगा कभी इस बिंदु, यानी कि बिंदु निश्चित है, यानी कि ये पेंडुलम इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में गति करता है, तो ऐसी गति दोलन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, ये क्या होगा कि कोई एक्सिस होगा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः अपने निश्चित बिंदुओं के इधर उधर गति करती है तो ऐसी गति को पेंडुलम गति या दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी गति है? ऑक्जिलेटरी गति है। कैसी गति है? ऑक्जिलेटरी गति है। अब देखते हैं 5 उपकरणों के नाम। उपकरण यानी कि यंत्र। नंबर 1, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी मापी जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता या
नमी मापी जाती है, मापी जाती है। नंबर 2, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की सहायता से किसी तरल या द्रव का आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है। किसी तरल या लिक्विड, किसी तरल या द्रव का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है, मापा जाता है। यह पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या पलवन, फ्लोटेशन, पलवन के सिद्धांत पर काम करता है। पलवन क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, किसी वस्तु का पानी पर तैरना, उस वस्तु का फ्लोटेशन यानी कि पलवन कहा जाता है। पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो हाइग्रोमीटर तथा हाइड्रोमीटर में आप अंतर समझ गए। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की नमी या आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर से किसी तरल का रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब नंबर 3 है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर या जल के अंदर आवाज रिकॉर्ड की जाती है। हाइड्रोफोन से पानी या जल के अंदर ध्वनि या साउंड या आवाज रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। किससे? हाइड्रोफोन से। अब तीनों में आप अंतर समझ गए होंगे, हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन में क्या क्या अंतर होता है। अब फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी समुद्र की गहराई या नदी की गहराई मापी जाती है। समुद्र तथा नदी की गहराई मापी जाती है, गहराई मापी जाती है। एक फैदम बराबर होता है 1.825 मीटर के बराबर होता है। तो फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र तथा नदी की गहराई मापी जाती है। अब समुद्री मील या नॉटिकल मील जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा समुद्र की दूरी मापी जाती है। यह लंबाई का माप, नॉटिकल मील, यह दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक है। यह दूरी का या लंबाई का मात्रक है। इसकी सहायता से समुद्र की दूरी मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। जबकि एक
मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो समुद्री मील यानी नॉटिकल मील से क्या मापी जाती है? नौ संचालकों द्वारा समुद्र की दूरी मापी जाती है। एक नॉटिकल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव दें। जय हिंद।